नमस्कार। आज हम प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्रगतिवाद के उदय के कारणों के बारे में पढ़ते हैं। प्रगतिवाद के उदय के कारणों में दो प्रमुख कारण विशिष्ट रहे। पहला कारण है छायावाद के प्रति प्रतिक्रिया। छायावाद एक सूक्ष्म कविता थी, कल्पना की कविता थी और समाज से दूर थी। इसमें व्यक्तिकता थी। ऐसे में लोग उकताने लगे, उनको लगा कि अब समाज की बात होनी चाहिए, व्यक्तिगत बात नहीं होनी चाहिए। कल्पना की जगह यथार्थ की बात होनी चाहिए। और ऐसे में एक स्पेस कायम हुआ और उस स्पेस को भरने के लिए कार्ल मार्क्स की विचारधारा का अवतरण हुआ। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। वो ये मानते हैं कि इस पूरे जगत में, पूरे संसार में केवल दो ही वर्ग हैं। एक है शोषक या पूंजीपति और दूसरा है श्रमिक या शोषित। इन दो वर्गों के बीच सदा से एक खाई या गैप रहा है और ये गैप तब तक रहेगा जब तक शोषित वर्ग अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं करता। और वह जब प्रतिक्रिया करेगा तब ही पूंजीपति वर्ग या शोषक वर्ग अपने संसाधनों से अपना अधिकार हटाएगा और उन संसाधनों पर श्रमिक वर्ग का अधिकार हो जाएगा और तभी समाज में समानता स्थापित हो सकेगी। तो इस कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मतलब द्वंद्व से ही समाज में समानता लाई जा सकती है और भौतिकता ही समाज का सत्य है। आध्यात्मिकता नाम की कोई चीज नहीं है। जो कुछ दिखता है वही सत्य है और इस जगत का निर्माण अणु परमाणुओं के द्वंद्व से हुआ है, यही सत्य है। इस विचारधारा के प्रसार के लिए कहीं न कहीं कोई जगह की आवश्यकता थी और छायावाद के स्थान पर कोई एक रिक्त जगह बन रही थी। अतः प्रगतिवाद का एक निर्माण या प्रगतिवाद के लिए पैदा होने के लिए अनुकूलता आई। प्रारंभ हुआ कि 1935 में पेरिस में E.M. फॉर्स्टर की अध्यक्षता में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की एक स्थापना हुई और उसी की तर्ज पे 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की भी एक बैठक हुई। इस बैठक के जो प्रणेता थे वो थे मुल्कराज आनंद और सज्जाद अहीर। यहाँ पर प्रेमचंद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो हमें जगाए, हमें सुलाए नहीं। और इसी भाषण से कि हमें ऐसे जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है और यहीं से प्रगतिवाद की नींव पड़ती है, प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है और पंत को प्रगतिवाद का प्रणेता या प्रवर्तक माना जाता है। अब देखते हैं कि इस प्रगतिवाद का जो नया वाद आता है, इस प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां, विशेषताएं, साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले है मार्क्स या साम्यवाद की प्रशंसा। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक है, यूनानी दार्शनिक है। कार्ल मार्क्स ने जो है अपनी पुस्तक में जो है अपने सिद्धांत, जिसको हमने अभी बात की कि दास कैपिटल उनकी एक रचना है और जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अपना सिद्धांत दिया है। ये मार्क्सवाद का या
वामपंथ का एक मैनिफेस्टो है और इस मैनिफेस्टो में उन्होंने अपने सिद्धांत को बताया है कि इस संसार में न कोई जाति है न कोई धर्म है, केवल दो वर्ग है और उन दो वर्गों के बीच में द्वंद्व सदा से रहा है। और उन्होंने सभ्यता के चरण की 6 चरणों में, सभ्यता के विकास की 6 चरणों में व्याख्या की है कि पहले आदिम साम्यवाद था और उस आदिम साम्यवाद के बाद राजा और प्रजा का कंसेप्ट आया और उसके बाद फिर राजा जो थे वो सामंतों में बदले और प्रजा जो थी वो किसानों में बदली और फिर जो सामंत थे वो पूंजीपतियों में बदले और जो किसान थे वो मजदूरों में बदले और इस प्रकार जो है वो अब तीसरा चौथा चरण चल रहा है। इसके बाद जो श्रमिक है वो श्रमिक अपने पूंजीपतियों के खिलाफ एक अधिनायकवाद की स्थिति में आएंगे और अंत में जो होगा वो साम्यवाद की स्थिति आएगी। 6 चरणों में सभ्यता के विकास की उन्होंने व्याख्या की है। अब ये जो मार्क्स है, जो कवि मार्क्सवादी हैं या प्रगतिवादी हैं, प्रगतिवाद ये जो साम्यवाद है वो राजनीति में इसको हम साम्यवाद कहते हैं और समाज में उसको समाजवाद कहते हैं, सोशियोलॉजी में समाजवाद कहते हैं और उसी को साहित्य में हम प्रगतिवाद कहते हैं। इस प्रगतिवाद में जो साहित्यकार हैं वो इस कार्ल मार्क्स को शिव की उपाधि देते हैं। जिस प्रकार शिव प्रलय करने वाले हैं, इस प्रकार उन्होंने प्रलय करके पूरे विचारधाराओं को नष्ट कर दिया है और एक नई विचारधारा लेकर के आए हैं। और वो कहते हैं कि धन्य मार्क्स चिरतम छन्न धरती के उदय शिखर पर तुम त्रिनेत्र के काल यक्ष से उदित हुए प्रलयंकर, ऐसे शिव के बराबर उन्होंने बात की। दूसरा बात है कि जहाँ जहाँ साम्यवाद है वहाँ वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं उन देशों में और साम्यवाद के कारण जनता बहुत सुखी हो गई है। उन्होंने लिखा है कि लाल रूस है ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों की, वहाँ राज है पंचायत का, वहाँ नहीं है बेकारी। लाल रूस का दुश्मन साथी, दुश्मन सब किसानों का, दुश्मन सब मजदूरों का, दुश्मन सभी इंसानों का। ऐसा उन्होंने साम्यवाद की प्रशंसा की है। हालांकि ये अलग बात है कि आज जिन जिन देशों में साम्यवाद था वहाँ वहाँ से साम्यवाद निकाल बाहर कर दिया गया और साम्यवाद के दुष्परिणाम आ गए, परंतु इस साहित्य में हम मानेंगे कि साम्यवाद की प्रशंसा हुई। दूसरी विशेषता है कि शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति या करुणा का चित्र। शोषित वर्ग वह है जो मजदूर वर्ग है और उस मजदूर वर्ग या गरीब वर्ग जो है उसके प्रति करुणा व्यक्त की गई है या सहानुभूति वर्णन की गई है। और जो सर्वहारा वर्ग है उसके प्रति ऐसा कहा गया है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो उन पर शोषण का चाबुक चलाता है और ये बात ठीक नहीं है। उसकी दयनीय दशा का चित्रण करते हुए कवि लिखता है, जैसे भिखारी की दशा पर निराला जी की कविता बहुत विशिष्ट है कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पथ पर आता पछताता, पेट पीठ मिलकर है एक चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को फटी पुरानी झोली फैलाता वह आता। रामधारी सिंह दिनकर भी शोषित वर्ग की करुणा का चित्रण अपने शब्दों में करते हैं कि श्वानों को मिलता दूध, वस्त्र भूखे बालों का कुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, युवती की लज्जा वसन बेच जब ब्याह चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार तुझको देता है जब आमंत्रण। ऐसे शोषित वर्ग के प्रति करुणा का चित्रण मिलता है। अच्छी पंक्तियाँ और अच्छा साहित्य इसमें मिलता है। अगली विशेषता है शोषित वर्ग के प्रति आक्रोश। ये उसी की प्रतिक्रिया में है जहाँ शोषित वर्ग के प्रति करुणा है तो शोषक के वर्ग के प्रति आक्रोश भी साथ के साथ मिल जाता है।
वो लिखते हैं कि मिल जाता है जब कभी मुझे सम्मुख पथ पर भूखे भिखमंगे नंगे का सूना बाजार, तब मुझको लगता है कि स्वयं तुम्हारा ब्रह्म ही खोज रहा धरती पर मिट्टी का मजार। वो ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि ईश्वर होता तो ऐसा नहीं होता। रक्त क्रांति का आह्वान, मजदूरों को वो ये कहते हैं कि तुम्हारा दुख दूर तभी होगा, तुम्हारी एक गरीबी तभी दूर होगी जब तुम क्रांति करो, और क्रांति ऐसी कि इन पूंजीपतियों का सर फोड़ दो। दुर्त झरो ये जगत के जीर्ण पत्र, ये पत्ते पीले पड़ गए हैं, सूख गए हैं, इनको अब झड़ जाना चाहिए। हो समाज ये चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी, चिथड़े चिथड़े होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए कि उठ समय से मोर्चा ले, धूली धूसर वस्त्र मानव देह पर फफते नहीं है, तो देह के रक्त से ही देह के कपड़े रंगा ले। रक्त क्रांति का धरती से जुड़ाव, ये धरती से जुड़ाव की बात करते हैं, मतलब यथार्थवादी कविता इनकी कविता है। भूख और रोटी की ये बात करते हैं कि भूख कालिका है, भूख काली है, भूख प्रचंड शक्तिशाली है। रूढ़ि विरोध, किसी तरह की रूढ़ियाँ परंपराएं सड़ी गली मान्यताएं युग के साथ खत्म हो गई हैं। अब तो युग बदल गया साहब, पुरानी व्यवस्थाएं अब चल रही हैं। नीरज की पंक्तियां मैं पढ़ के बताता हूँ। है कांप रही मंदिर मस्जिद की दीवारें, गीता कुरान के शब्द भी बदलते जाते हैं, ढह जाते हैं दुर्ग द्वार मकबरे महल, तख्तों पर इस्पाती बादल मंडराते हैं, अंगड़ाई लेकर जाग रहा है इंसान नया, जिंदगी कब्र पर बैठी बीन बजाती जाती है, भूखी धरती जब भूख मिटाने आती है, भूखी धरती जब भूख मिटाने आती है। ऐसे ही ये युग परिवर्तन और रूढ़ि विरोधी बातें यहाँ मिलती हैं। मानवतावाद, मानवों के बारे में चिंतन यहाँ हुआ है, मानवतावादी काव्य है। श्वानों को मिलता दूध दही वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, युवती के लज्जा वसन में जब ब्याह चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव बहाते हैं। हालांकि मानवतावाद में एक थोड़ी सी बात यह है कि मानवतावाद उस साहित्य में कई उस साहित्य को कहते हैं जिस साहित्य में सभी मानवों को बराबर समझा जाए, परंतु इसमें एक वर्ग, शोषित वर्ग को ही मानवता के बारे में कहा जाता है। इसलिए ये शोषितों के प्रति मानवतावाद का काव्य है। नारी के प्रति सहानुभूति, हाँ, नारी के प्रति जो है इनका मानवीय दृष्टिकोण रहा है। नारी के प्रति उन्होंने ये कहा है कि अंबर के वस्त्र के अंबार रास्ता जा रहा हूँ, पर न टुकड़ा तन को पा रहा हूँ। नग्न बच्चे चिथड़ों में हाय नारी सिसकती है, पर न कुछ कहती बेचारी। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण में इस काव्य का कहीं कोई तोड़ नहीं है। इन्होंने जो यथार्थ चित्रण कहे हैं तो बहुत अच्छे चित्र कहीं कहीं बन पाए हैं कि एक और समृद्धि थिरकती, पास से सकती है कंगाली, एक देह पर एक न चिथड़ा, एक स्वर्ण के गहनों वाली, इधर खड़े हैं रम्य महल वे आसमान को छूने वाले, और बगल में बनी झोपड़ी जिसके छप्पर चूने वाले। और इसके साथ साम्राज्यवाद पूंजीवाद का विरोध, ये किसी प्रकार के साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को नहीं स्वीकार करते, ये साम्यवाद को मानते हैं, समाजवाद को मानते हैं। हो राजकाज जो सदा पड़ा इन भूखे कंगालों पर, इन साम्राज्यों की नींव पड़ी है तिल तिल मिटने वालों पर। सुनो समय के रथ का गरगर नाद, सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हाँ, आडम्बरीन कला विधान को भी इन्होंने मान्यता दी है कि खुल गए छंद के बंद,
छंदों के बंद को क्या चाहिए, और वाणी मेरी तुम्हें क्या चाहिए अलंकार। इस प्रकार इनकी सामान्य जैसा मैं कहता हूँ वैसा तू लिख काव्य में इन्होंने किसी प्रकार की आडंबरों का पालन इन्होंने नहीं किया है। सामाजिक जीवन के यथार्थ में कई बार ये अति यथार्थवादी भी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा यथार्थ भी इन्होंने पालन कर दिया है। ये इस काव्य की थोड़ी समस्या भी है, इस काव्य की दिक्कत भी है। इस प्रकार जो प्रगतिवाद है, इस प्रगतिवाद की जो मुख्य विशेषता है या मुख्य देन है वो इस प्रकार है कि इसने काव्य में जो कवियों ने कल्पना की, जो खगियाँ उड़ान भर रही थी आकाश में, कल्पना खगी लंबी लंबी उड़ारियाँ मार रही थी, उस जो यथार्थ का ताप उसको लगा तो वो कल्पना की खगी जमीन पे आ गिरी और यथार्थ से उसका वास्ता हुआ, यथार्थ से हकीकत से वो रूबरू हुई कविता। तो कुल मिला के हकीकत से रूबरू करने का काम प्रगतिवादी कवियों ने किया, पहली बात। दूसरी बात है कि समाज के जनजीवन को कविता का विषय प्रगतिवादी कवियों ने बनाया। आम जनजीवन, नारी, शोषित वर्ग, सर्वहारा वर्ग की चिंताओं को इन कवियों ने लिया। हाँ, इस कविता में जो दिक्कत आई वो आई कि ये एक वाद को लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव हो गए और वाद को ही कविता या काव्य तत्व जो है वो पीछे छूट गया और वाद आगे बढ़ गया। और ऐसा है कि गोपाल दास नीरज कहते हैं कि तुम कहो अपनी बात को चाहे जिस तरह, पर कविता को वाद का कंगन न पहनाओ। ये वाद पर घिसते रहे, वाद को घिसते रहे, इस कारण कविता मर गई, काव्य तत्व मर गया और वाद चलता रहा और इसलिए कविता बहुत दिन चली नहीं। और एक दूसरी बात कि इन कवियों ने वास्तव में सर्वहारा वर्ग की समस्याओं को ठीक से जाना नहीं। इन पे एक आरोप लगता है कि ये लोग खस की टट्टियों में बैठ करके या ऐसे कह सकते हैं कि 5 स्टार होटलों में बैठ करके पार्कर पेन से जो धूप में वो काम करते थे मजदूर, उनकी समस्याओं को लिखा करा करते थे। कहने का तात्पर्य है कि ये उनके बीच में जा कर के कभी उनकी समस्याओं को देखा ही नहीं था, इसलिए मजदूरों को इनके काव्य से कोई सरोकार ही नहीं रहा और इसलिए ये काव्य बहुत दिनों तक चल नहीं पाया। इसलिए जब कभी किसी के साथ संवेदना जोड़नी हो तो उस संवेदना से व्यक्ति से अपने आप को जोड़ना पड़ता है। ये इस काव्य की समस्या रही। शेष बातें देखें तो ये काव्य कई नई स्थापनाएं हिंदी साहित्य में करता है।